हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास की केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम लेसन पढ़ रहे हैं रासायनिक बंध और आणविक संरचना, और उसमें हमारा आज का नया टॉपिक है संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, जिसे कहते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। तो ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, जिसे वैस्पर सिद्धांत भी कहा जाता है शॉर्टकट में, तो आप याद रखना। और इससे कई प्रश्न बनते हैं और हमारे एग्जाम में और विभिन्न कॉम्पिटेटिव एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं इस सिद्धांत से। तो पहले तो यूं ध्यान में रखना कि यह सिद्धांत 1940 में, कब 1940 में दो एल्केमिस्ट थे, केमिस्ट्री की जानकार, सिज्विक और पावेल। कौन? 1940 में सिज्विक और पावेल ने यह सिद्धांत दिया था। याद रखना, इस सिद्धांत का प्रतिपादन है वो 1940 में सिज्विक और पावेल ने किया। याद रखना, इस सिद्धांत को विकसित किया गिलेस्पी और नाइहोम ने 1957 में, यानी इसे आगे बढ़ाया। तो गिलेस्पी और नाइहोम दो वैज्ञानिक थे जो केमिस्ट्री के थे। तो दोनों ने नाइहोम, गिलेस्पी और नाइहोम दोनों ने 1957 में इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया, अर्थात विकसित किया। अब इस सिद्धांत के कुछ बिंदु हैं, उन बिंदुओं की हम चर्चा कर लेते हैं। तो पहले हम एक एक करके सभी बिंदुओं को लिखेंगे और फिर हम एग्जाम्पल के तौर पर उन बिंदुओं को समझेंगे और फिर उनसे प्रश्न कैसे बनते हैं वो हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम एक एक करके और इस सिद्धांत के जो बिंदु हैं वो बिंदु लिखते हैं। तो इस सिद्धांत का, वैस्पर सिद्धांत का, और पहला बिंदु आप याद रखना कि किसी अणु की आकृति, किसी अणु की आकृति, उस अणु में जो केंद्रीय परमाणु होता है, उस केंद्रीय परमाणु में बंधित और अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। उन बंधित और अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्मों पर निर्भर करती है। मैं फॉर एग्जांपल आपको यूं बताऊं, जैसे CO2 है, CO2 अणु है। इस अणु में क्या है? कार्बन परमाणु है, फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन दो बार है, वो भी परमाणु है। तो कार्बन परमाणु हो गया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन दो बार लिखा है, वो भी परमाणु हो गए। तो इस अणु में जो परमाणु होते हैं, और याद रखना परमाणुओं में जो एक अकेला होता है हम उसे कहते हैं केंद्रीय परमाणु। उसे हम क्या बोलते हैं? केंद्रीय परमाणु। इसकी संरचना बनाओगे आप तो यूं लिखोगे आप इस प्रकार से। तो अब संरचना में जो सेंटर में आ रहा है वो केंद्रीय परमाणु हो गया, ठीक है ना। तो अणु में उपस्थित जो परमाणु है, उन परमाणुओं में बंधित और अबंधित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। जैसे याद रखना कार्बन है, कार्बन का मैं आपको बताऊं कि विन्यास लिखूं तो 1s2 2s2 और 2p2 होता है, ठीक है ना। 6 इलेक्ट्रॉन पूरे करने मेरे को, तो 6 इलेक्ट्रॉन ऊपर पूरे हो गए। संयोजी कोष कौन सा है? संयोजी कोष 2s2 और 2p2 है। और संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो फिर बताइए, इस कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इस कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन तो बंध बनाने में प्रयुक्त हो गए। जैसे एक यहां था, उसने इधर बंध बना लिया, एक यहां था, उसने इधर बंध बना लिया, एक यहां था और एक यहां था। इस प्रकार इसके संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन थे और 4 इलेक्ट्रॉनों ने दो दिशाओं में बंध बना लिए, इधर इस साइड में, यानी कहने का अर्थ बाईं तरफ आप ध्यान देना ऑक्सीजन से और दाईं तरफ भी ऑक्सीजन से बना लिए। तो फिर 4 इलेक्ट्रॉन संयोजी कोष की बंध बनाने में प्रयुक्त हो गए। तो फिर ये जो बंध बनाने वाले इलेक्ट्रॉन है, मैं कार्बन के इन इलेक्ट्रॉनों को क्या बोलूंगा? बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म। जो इलेक्ट्रॉन कार्बन के और अन्य परमाणुओं के साथ बंध बनाने की प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं, मैं उन इलेक्ट्रॉनों को कार्बन के बंधित इलेक्ट्रॉन बोलूंगा। अंग्रेजी में मैं, याद रखना, इनको बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन बोलूंगा। बॉन्ड पेयर यानी मतलब BP, बॉन्ड पेयर, कि कार्बन के बॉन्ड पेयर, ठीक है ना, इस प्रकार से। और जो बंध नहीं बनाते हैं उनको बोलते हैं लोन पेयर। जो बंध नहीं बनाते हैं उनको लोन पेयर बोलते हैं।
तो कार्बन के संयोजी कोष में तो 4 थे, 4 के 4 ने बंध बना लिए, तो ये तो बॉन्ड पेयर हो गए। ये कौन से हो गए? बॉन्ड पेयर। याद रखना, बॉन्ड पेयर हो गए कार्बन के पास। अब कार्बन के पास बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर नहीं है, अर्थात बीपी है। कार्बन के पास बीपी है, तो कार्बन के पास बीपी बॉन्ड पेयर है, तो उन्होंने तो बंध बना लिए। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन परमाणु की। ऑक्सीजन परमाणु आप जानते हो 8 नंबर पर आता है। विन्यास लिखूं तो 1s2, 2s2 और 2p4 हो जाएगा। तो 2p4 होने पर देखिए संयोजी कोष 2s और 2p वाला संयोजी कोष है। संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इस ऑक्सीजन में भी 6 इलेक्ट्रॉन है संयोजी कोष में, इस ऑक्सीजन में भी संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो हम यूं करते हैं, याद रखना टोटल संयोजी कोष में 6 है, तो मान लेता हूं कि 2 तो यहां थे जिन्होंने इधर बंध बना दिया कार्बन के साथ, और अब मैं यूं कह देता हूं 2 ऊपर इधर पड़े हैं, 2 इधर पड़े हैं। तो बताइए संयोजी कोष में 6 हुए कि नहीं हुए? संयोजी कोष में 2 और 2 4, तो यहां दर्शा दूं, और 2 और थे उन्होंने बंध बनाए होंगे, तो उन्होंने बंध बना लिए। तो अब बताना इस ऑक्सीजन का एक तो बॉन्ड पेयर है, ऑक्सीजन के पास एक तो बॉन्ड पेयर है, यानी बंध बनाने में एक युग्म तो बंध बनाने में काम आ रहा है, और 2 बॉन्ड पेयर, ठीक है ना, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, 2 बॉन्ड पेयर। और मैं बोलूंगा वो बॉन्ड पेयर नहीं है, एक्चुअल में वो लोन पेयर है। जो 2 इलेक्ट्रॉन युग्म बोलूंगा मैं अपनी लैंग्वेज में, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, जो 2 इलेक्ट्रॉन युग्म अकेले पड़े हैं, बंध बनाने की प्रक्रिया में भाग नहीं ले रहे हैं, तो फिर वो बंध नहीं बना रहे, तो बॉन्ड पेयर तो नहीं है, तो वो कौन है? वो अकेले हैं, तो वो लोन पेयर है, तो एलपी। तो यहां याद रखना 2 एलपी है। कितने? ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, एलपी है। इधर वाले ऑक्सीजन के पास चलते हैं, संयोजी कोष में 6, तो मैं यूं मान लेता हूं एक संयोजी कोष में इधर था, एक इधर था, उन्होंने तो कार्बन के साथ बंध बना लिया। अब यहां इस प्रकार से 2 और बच गए, ठीक है ना, 2 युग्म और बच गए, तो 2 युग्म को याद रखना मैं लोन पेयर बोलूंगा। तो ऑक्सीजन के पास एक तो बॉन्ड पेयर है, प्रत्येक ऑक्सीजन के पास एक बॉन्ड पेयर है, जबकि 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है। अब हमें इस सिद्धांत का पहला बिंदु ये कहता है कि किसी अणु की, ये अणु है, किसी अणु की आप आकृति बनाओगे, ये वाली इस प्रकार से इसकी संरचना है, ठीक है ना, हाँ इसकी आकृति संरचना, यूं बोलूंगा किसी अणु की जब आप आकृति बनाओगे तो उस आकृति के बनाने में याद रखना उसमें जो केंद्रीय परमाणु है, उस केंद्रीय परमाणु के पास जो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर है, तो उस अणु की आकृति, पूरे अणु की आकृति केंद्रीय परमाणु के पास जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर है उन पर निर्भर करती है। दोबारा फिर सुनिए, ये 1 नंबर वाला बिंदु जो मैं बता रहा हूं, 1 नंबर बिंदु क्या है कि इस सिद्धांत के अनुसार किसी अणु की, ये अणु है, किसी अणु की आकृति, किसी अणु की आकृति, उसमें केंद्रीय परमाणु, उसमें केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोष में उपस्थित बंधित और अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्मों पर निर्भर करती है, बंधित और अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्मों पर निर्भर करती है। यहां इसके पास याद रखना बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म है कार्बन के पास, ठीक है ना, कार्बन के पास बंधित है, अर्थात बीपी है कार्बन के पास एलपी नहीं है। मान लीजिए, सपोज कीजिए अगर कार्बन के पास भी यहां एलपी पड़े होते, एलपी होते, तो फिर इसकी आकृति ऐसी नहीं होती, इसकी आकृति कुछ और ही होती। सपोज कीजिए मैं आपको यूं बताता हूं, H2O अणु में देखिए H2O की आकृति यूं होती है। ये सारी आकृतियां इस सिद्धांत के अनुसार ज्ञात की गई हैं, ठीक है ना, इस सिद्धांत से। याद रखना ऑक्सीजन के संयोजी कोष में कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है, संयोजी कोष में 6, तो एक मान लेता हूं यहां लगा दूं, एक यहां लगा दूं, तो इन्होंने तो हाइड्रोजन के साथ बंध बना लिया। अब इसके संयोजी कोष में याद रखना इस प्रकार से यूं और बच गए, यूं और बच गए, और H हाइड्रोजन, याद रखना H का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो इसके संयोजी कोष में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन और वो संयोजी कोष में ही होगा, तो H के पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो एक इलेक्ट्रॉन यहां लगा देता हूं, तो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के साथ बांध लिया,
बंधित कर लिया तो बॉन्ड पेयर हो गया। इसी प्रकार इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, तो फिर इसने भी बंध बना लिया, ठीक है ना, बंध बना लिया। अब ध्यान देना, क्या मैं इस H2O की आकृति को ऐसे बना सकता था? यहां तो मैं क्या करता, O लगा देता, H यहां आ जाते, नहीं, ऐसी सरल रेखीय आकृति नहीं बनती H2O की, क्योंकि इसमें क्या आ रहे हैं, केंद्रीय परमाणु के पास लोन पेयर आ रहे हैं, और ये लोन पेयर क्या करते हैं, लोन पेयर यानी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, तो यहां ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, यानी इधर वाला ये इलेक्ट्रॉन, इधर वाला ये इलेक्ट्रॉन, इधर वाला ये इलेक्ट्रॉन, इधर वाला ये इलेक्ट्रॉन, ये जो लोन पेयर है ये अपना उन पर प्रतिकर्षण लगा रहे हैं। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन जो है उसके हाइड्रोजन के बंधों में इलेक्ट्रॉन है, तो ऊपर वाले लोन पेयर ऑक्सीजन के लोन पेयर और हाइड्रोजन के बंधों के ऊपर यूं नीचे की ओर दाब लगा रहे हैं, अर्थात प्रतिकर्षण लगा रहे हैं, तो उसकी आकृति यूं वी शेप बन गई। इसे उल्टा वी शेप कहते हैं, ठीक है ना, उसे उल्टा वी शेप। H2O अणु की आकृति उल्टे वी आकार की आकृति होती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन परमाणु में लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर अर्थात इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, ये ऋणावेश इन बंधों के इलेक्ट्रॉन के ऊपर और प्रतिकर्षण लगाता है, जिससे बंध सीधे ना रहकर यूं नीचे की तरफ मुड़ जाते हैं, जिससे ये बॉन्ड नीचे की तरफ मुड़ गए तो आकृति हो गई। तो फिर देखिए, यहां तो केंद्रीय परमाणु के पास लोन पेयर है नहीं, लोन पेयर नहीं, अगर लोन पेयर होते तो ये भी बंधों को यूं धकेलते तो आकृति कुछ इस प्रकार से यूं बन जाती, लेकिन यहां तो लोन पेयर है केंद्रीय परमाणु के पास, तो वो लोन पेयर इन बंध वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर प्रतिकर्षण लगा रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो प्रतिकर्षण लगा रहे हैं, जिससे ये हाइड्रोजन नीचे की तरफ आ गए, यानी इन इलेक्ट्रॉनों ने इधर से प्रतिकर्षण लगाया, इन इलेक्ट्रॉनों ने इधर से प्रतिकर्षण लगाया, तो हाइड्रोजन जो बंध सहित नीचे की तरफ आ गया, तो आकृति विकृत हो गई। मैं बोलूंगा उल्टे वी आकार की आकृति, यानी इस प्रकार उल्टे वी आकार की आकृति इसकी बनती है। CO2 में कार्बन के पास लोन पेयर नहीं है, तो सरल रेखीय आकृति बनती है, 180 डिग्री वाली सरल रेखीय आकृति होती है। तो ये आपको बातें याद रखनी है। तो इसमें तो यानी कहने का अर्थ, इसमें भी 3 परमाणु, इसमें भी 3 परमाणु, फिर भी दोनों की आकृति भिन्न भिन्न है। हमें ये आकृति, ये सिद्धांत ही तो बताता है, ठीक है ना, ये सिद्धांत ही आकृति बताता है। तो फिर पहला बिंदु हमारा क्या, कि किसी अणु की आकृति और उसमें केंद्रीय परमाणु के पास संयोजी कोश में उपस्थित बंधित और अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्मों पर निर्भर करती है, बंधित और अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्मों पर निर्भर करती है। याद रखना एक बात, वो ये कि किसी अणु में जो केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोश है, उस संयोजी कोश में जो आपके इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, ठीक है ना, संयोजी कोश में जो इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन युग्म और बंधित परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन युग्मों को प्रतिकर्षित करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार किसी अणु के केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोश में जो लोन पेयर होते हैं, एकांकी इलेक्ट्रॉन इसमें तो नहीं है, इसमें लोन पेयर होते हैं, तो वो बंधे हुए बंधित इलेक्ट्रॉन युग्मों को हमेशा प्रतिकर्षित करते हैं। ये खास बात है, इसमें लोन पेयर थे नहीं तो प्रतिकर्षित इनको किया नहीं, इसमें लोन पेयर है सेंट्रल एटम के पास, तो इन बंधित यानी बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन को ये प्रतिकर्षित करेंगे। फिर तीसरे बिंदु के रूप में हम बात करें, जब अणु के केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोश में या संयोजी कोश में और बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म, ये वाले बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म है, किसी अणु के केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोश में और बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म जो बंध बनाने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, वो बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म याद रखना उपस्थित हो, बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हो, और उस केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए अन्य परमाणु हैं वो भी समान हो। यहां अन्य परमाणु समान है, यहां भी अन्य परमाणु समान है, लेकिन यहां तो केंद्रीय परमाणु के पास लोन पेयर है, यहां केंद्रीय परमाणु के पास लोन पेयर नहीं है। तो किसी अणु में और केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोश में बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म हो और उससे जुड़े हुए परमाणु अगर समान हो, तो याद रखना उस अणु की आकृति और सरल होती है। सरल कहने का अर्थ कि मतलब मैं बोलूं सममित होती है,
उसकी आकृति सरल होती है, उसकी आकृति सममित होती है, जैसे कि त्रिकोणीय हो सकती है, चतुष्फलकीय हो सकती है, रेखीय हो सकती है। जब किसी अणु में केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोश में केवल बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म हो और पास में जुड़े हुए परमाणु समान प्रकार के हो तो उस पूरे अणु की आकृति सममित होती है, जैसे कि त्रिकोणीय हो सकती है, चतुष्फलकीय हो सकती है, सरल रेखीय हो सकती है। इन्हें हम सममित आकृतियां कहते हैं। और फिर अगले बिंदु के रूप में बात करें तो यदि केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोश में, ये केंद्रीय परमाणु है, इसके संयोजी कोश में, जैसे संयोजी कोश में इस प्रकार से संयोजी कोश में याद रखना इलेक्ट्रॉन युग्मों का जो प्रतिकर्षण है, संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन युग्मों का जो प्रतिकर्षण है, यानी कि लोन पेयर और ये जो बॉन्ड पेयर, इनमें प्रतिकर्षण कैसे होता है उसका एक निश्चित क्रम है कि किसी अणु के और संयोजी कोश में बंधित और अबंधित यानी बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में प्रतिकर्षण का निश्चित क्रम क्या होता है, वो क्रम भी इस सिद्धांत के अनुसार ज्ञात किया गया है और विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी गया है। याद रखना वो क्रम क्या होता है, वो क्रम होता है लोन पेयर डैश लोन पेयर, ठीक है ना, लोन पेयर डैश लोन पेयर। कहने का अर्थ जो इन पर ये लोन पेयर है, ये देखिए ये लोन पेयर है, तो लोन पेयर एक तो ये वाला लोन पेयर का युग्म है, एक ये वाला लोन पेयर का युग्म है। इन लोन पेयर में प्रतिकर्षण सबसे अधिक लगेगा। एक लोन पेयर युग्म को दूसरा लोन पेयर युग्म सबसे अधिक दूर धकेलेगा, तो लोन पेयर में प्रतिकर्षण सबसे अधिक होता है, ठीक है ना। मैं क्रम बना रहा हूं। फिर उसके बाद में आप याद रखना लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, उसके बाद में और जो जैसे इसमें से ये एक लोन पेयर ले लूं और एक ये बॉन्ड पेयर ले लूं, जो बंधे हुए वो बॉन्ड पेयर है, तो फिर 2 नंबर पर आता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में प्रतिकर्षण का मान। सबसे अधिक प्रतिकर्षण तो किस में लगता है, लोन पेयर आपस में लगता है। फिर ये बंधे हुए हैं और ये एकांकी, इनमें एक लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, इनमें प्रतिकर्षण लगता है, तो वो 2 नंबर पर आता है। और सबसे कम प्रतिकर्षण किस में लगता है, सबसे कम प्रतिकर्षण इन बंधे हुए में बॉन्ड पेयर में, सबसे कम प्रतिकर्षण बॉन्ड पेयर में। तो फिर बीपी डैश बीपी ये आपको याद रखना है ये क्रम, ठीक है ना। सबसे अधिक प्रतिकर्षण किस में लगता है, जो ऊपर पड़े अकेले हैं लोन पेयर ये सबसे अधिक दूर धकेलेंगे। फिर उसके बाद में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में प्रतिकर्षण 2 नंबर पर आता है। फिर सबसे कम प्रतिकर्षण किस में लगता है कि बॉन्ड पेयर, जैसे ये बंध के इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड पेयर है, ठीक है ना। इधर ये बंध के इलेक्ट्रॉन और ऊपर ये बंध के इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड पेयर है, इनमें प्रतिकर्षण कम लगता है, तो वो 3 नंबर का क्रम होता है। तो ये आप इलेक्ट्रॉन युग्म के प्रतिकर्षण का क्रम याद रखना, इलेक्ट्रॉन युग्म के प्रतिकर्षण का क्रम इस प्रकार से याद रखना। तो इस सिद्धांत के ये सारे बिंदु पूरे हो जाते हैं। नेक्स्ट हम इसकी संरचना के बारे में, विभिन्न अणुओं की संरचना के बारे में और विवेचना करेंगे।